सेना जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बहुत अलग नजरिए से देखती है। फॉर अस इट इज अ कमिटमेंट for 365 days. Yes. Every day for us is the 15th of August and the 26th of January. Yes. We live through this emotion, this feeling, this spirit. ये जो जज्बा है ये हर दिन रहता है। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया और साथ ही साथ अपने AK-47 के साथ फायर किया। तो शायद पहली मेरी 2 गोलियां दरवाजे के अंदर ही घुस गई, मतलब इतना मोटा दरवाजा खुलने से पहले ही मैंने फायर किया और फिर दूसरा बर्स्ट फायर किया और अंदर एक अफगानी बैठा हुआ था और वो अपना वो ही राह ही देख रहा था कि दरवाजा खुले और मैं फायर करूं। और उसकी फायरिंग और मेरे फायरिंग में मात्र शायद कुछ सेकंडों का फर्क, माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ा होगा सर। मेरी गोली लगी और उसकी गोली, और वो उसकी एक गोली मेरी टोपी में से गई थी। उनके अंदर अर्जुन की एक दृष्टि थी, अभिमन्यु का साहस था, परशुराम का क्रोध था, कर्ण की मित्रता थी और शायद राम की समझ थी। अभी आप समझो कि एक छोटी सी पत्थर की गुफा जिसके अंदर जगह ना हो, बहुत डेंजर से अंदर घुसना, अंदर से वो गोलियां मार सकता है आपको। और इतनी छोटी गुफा थी कि इनको झुकना पड़ा। ये झुक के रेंगते हुए अंदर गए और जैसे अंदर गए इन्होंने देखा कि सामने वो खड़ा है और वो अपना हथियार ऊपर उठा रहा था और इनका हथियार जमीन पे ही था क्योंकि रेंग के अंदर गए थे। इन्होंने उसकी आंखों में देखा और इनकी आंखों में जो तेज था, इनके चेहरे पे जो फोर्स था, वो देख के वो हिल गया और उसको बोला, उसको देखा, बोला रख हथियार नीचे रखा, हथियार नीचे रखा। और इनके आंखों के तेज को देख के वो इतना काम किया, उसने हथियार नीचे रख दिया अपने बिना, उसकी उंगली ट्रिगर पे थी और उन्होंने उसको उसकी गर्दन पकड़ी, उसको रगड़ते हुए खींचते हुए बाहर लेके आए। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उनके दिल में इतनी आग होगी, इतनी फायर होगी और he was driven। वो सबसे पहले श्रीलंका गए थे। अच्छा। तो श्रीलंका का जो ऑपरेशन था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे गई थी। आपको मालूम है LTT के खिलाफ वहाँ बहुत घमासान युद्ध चला था उनके श्रीलंका के जंगलों में, वबूनिया और उन इलाकों में। तो वो ऑपरेशन मैंने कवर किया है। फिर उनके जो दूसरे ऑपरेशंस थे, जैसे कारगिल में जब वो गए, कारगिल की लड़ाई का जो विवरण है शायद जो इस किताब में लिखा है वो शायद आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। जो डिस्क्रिप्शन है लड़ाई का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है और बहुत सिनेमैटिक डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद उनके कश्मीर ऑपरेशंस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। अगर रिस्ट्रिक्शन है, अगर लिमिटेशन है तो वो सिर्फ दिमाग में है। अगर आप अपने दिमाग से सोच सकते हो तो आपकी बॉडी करेगी, फायरिंग चलती रहेगी। और ये थोड़ा सा 3 स्टेप्स के ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर से फायर आया, उसकी गोलियां लगी, फिर 2 गोली लगी, इसने उसको शूट किया, गोली मार खत्म। अच्छा। पर उसने एक दूसरा था, उसने फिर उसको गोली मारी, उसको तीसरी गोली लगी, उसको हमने बाहर खींचा, बाहर खींच के इसको लेके आए और इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाया। हेलीकॉप्टर आया, वो थोड़ी दूर, इसको थोड़ा टाइम लगा इसको, बिकॉज खत्म करना था तभी जाके इवैक्यूएट हो पाता था। जब इसको हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ाया तो इसका काफी खून बह चुका था, गोलियां लगी हुई थी। मैंने इसको श्रीनगर लेके जाते थे, तो मैंने इसको बोला फिक्र मत करो राम सिंह, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये थोड़ा डिलीरियस था, खून बह चुका था, तो कॉन्शियस से हो रहा। तो इसे मेरी तरफ देखा, बोला साहब मुझे 3 लगी है, मैं 3 और खा देते आ रहा बस इस देश में। सुधीर वालिया की कहानी बहुत अद्भुत कहानी है और अगर आप मुझसे पूछो तो सुधीर वालिया कौन थे,
पहली बार तो उन्होंने वो जब उनकी डेथ हुई तो वो सिर्फ 30 साल के थे। यस, नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हम स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं कर्नल आशुतोष काले जी, जिन्होंने भारतीय सेना के जरिए 20 साल तक देश की सेवा करने के बाद कॉर्पोरेट जगत में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है। उन्होंने दलीला, गो एयर और एड लैब्स इमेजिका के साथ 15 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद राइटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया है। सो आज हम उनसे जो बात करने वाले हैं उनके आर्मी जीवन के बारे में, कॉर्पोरेट जीवन के बारे में और उन सब से वो क्या सीख देना चाहते हैं, भारतीय सेना का क्या इंपॉर्टेंस है देश के लिए, इस स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में हम उनसे उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। सो आइए मिलते हैं कर्नल आशुतोष काले जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर्वेश, आपको और आपके श्रोताओं को एक जय हिंद मेरी तरफ से, और इस शुभकामनाओं के साथ मैं आप आज का अपना ये एपिसोड शुरू करेंगे कि जो भी श्रोता हैं जो इस एपिसोड को सुनेंगे, शायद मेरे लंबी एक्सपीरियंस से कुछ महत्वपूर्ण सिखलाइयाँ, समझ यस सर, या इंस्पिरेशन लेके जाएं, जिससे वो देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए और खुद के लिए कुछ कर सकें और अपना जीवन जरूर सर, जरूर। सो सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आता है, एक कह लीजिए 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में हम सब उत्साहित रहते हैं, सारे देशवासी, गली मोहल्ला स्कूल, तैयारियां चलती है 15 अगस्त के सेलिब्रेशन की, झंडोत्तोलन होता है, प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं लाल किले से, सारी चीज़ें होती हैं, प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे भी जाते हैं अभी तो। सो आप लोग जब सेना में रहते थे या आज भी, आप लोग के लिए जब 15 अगस्त आता है तो उसके क्या मायने हैं? क्योंकि जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो एक तरीके से आप लोगों के द्वारा उसको स्थिर रख के और उसको बनाए रखने का काम जो है वो भारतीय सेना करती है। तो आपके लिए वो कैसे देखते हैं आप लोग? सबसे पहले तो सेना जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बहुत अलग नज़रिए से देखती है। For us, it is a commitment for 365 days. Yes. Every day for us is the 15th of August and the 26th of January. Yes. We live through this emotion, this feeling, this spirit. ये जो जज्बा है ये हर दिन रहता है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए कुछ अलग नहीं है। Yes. जैसा 1 जनवरी था वैसा ही 26 जनवरी है, और जैसा ही 30 अक्टूबर है वैसे ही 15 अगस्त है। परंतु हाँ, एक गर्व जरूर होता है देशवासी होने के नाते, एक गर्व जरूर होता है जो जिम्मेदारी देश ने दी है उसको निभाते हुए, जो स्पिरिट और जज्बा जो अंदर आता है, ये एहसास जरूर होता है कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। Yes. और थोड़ा डर भी लगता है कि क्या ये जिम्मेदारी पे हम असल उतर पाएंगे और कहीं हमसे गलती ना हो जाए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए। तो ये जरूर एहसास रहता है। और वैसे हम लोग मिलते हैं आपस में 15 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, परंतु जिस तरीके से परेड होती हैं, जिस तरीके से झंडा फ्लरिंग होता है सोसाइटी में, स्कूलों में, वैसे फौज में नहीं होता। फौज में हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं और अपने ड्यूटी के ज़रिए ही 15 अगस्त और 26 जनवरी निभाते हैं। हाँ, हम में से कुछ लोग ज़रूर राजपथ पे देश की शान बढ़ाते हुए जाने सारे जहाँ से अच्छे के ट्यून के ऊपर चलते ज़रूर हैं। Yes. बट हमारी सेलिब्रेशन हमारी सर्विस में है, हमारी सेलिब्रेशन हमारी वफादारी में है,
हमारी सेलिब्रेशन हमारे स्पिरिट में है, जो हम हर दिन निभाते हैं, पूरा करते हैं। ग्रेट सर। नहीं, सही कहा आपने कि आप लोग वो 365 दिन एक तरीके से वो उस आज़ादी का हिस्सा है, क्योंकि उन्हीं आप जैसे लोगों की वजह से ही वो 15 अगस्त हम हर साल हर्षोल्लास से मना पाते हैं। सो सर आते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और उसी के लिए एपिसोड कर रहे हैं, तो जो आपकी बुक है रैम्बो, जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात करने की कोशिश करेंगे, उसमें जो आपके कैरेक्टर हैं मेजर सुधीर वालिया जी, उनका आपने एक तरीके से लाइव कवर करने का कोशिश किया है, जहाँ पे कि आपने कारगिल वार के बारे में भी डिस्कस किया है और भी बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में बात किया है। तो एक बार आप अगर द रैम्बो के बारे में, कि वो लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया, कैरेक्टर को कैसे आपने चूज किया और फिर क्या चीज़ें कवर करी है? सुधीर वालिया मेरे से जूनियर थे, तो आम तौर पे आप जब कोई भी किताब लिखते हो तो या तो अपने से बहुत कोई सीनियर ओहदे वाले के लिए लिखते हो, या कोई बहुत ही फेमस इंटरनेशनल फिगर या नेशनल फिगर के बारे में लिखते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो। सुधीर वालिया मेरे जूनियर थे, एनडीए में मुझसे 2-3 कोर्स जूनियर थे। तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, हाँ 1-2 बार जरूर हमारा आमना सामना हुआ था एनडीए में, जैसे कैडेट्स करते हैं। Okay. मैंने उनको पकड़ा था मेरी साइकिल से वॉल निकालते हुए, चुराते हुए। अच्छा। और मैंने उनकी फ्रंट रोलिंग करवाई थी उस टाइम, वो अच्छा। सेकंड टर्मर थे और मैं घुड़सवारी करता था, तो मैं 4th टर्मर था। तो बट सुधीर वालिया की कहानी बहुत अद्भुत कहानी है, और अगर आप मुझसे पूछो तो सुधीर वालिया कौन थे, पहली बात तो उन्होंने वो जब उनकी डेथ हुई तो वो सिर्फ 30 साल के थे। यस। वो एक उनके फादर एक सर्विसमैन थे, पर एक साधारण घर से थे, और उनके अंदर एक जज्बा था, और उस जज्बे के कारण उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो शायद आम आदमी सोच भी नहीं सकता, या आपके अगर मैं सुनाऊं या आप किताब पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उनके लिए वो एक, जैसे मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, कि उनके लिए ये वो रोज का काम था। Yes. वो रोज का काम था। उस आदमी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैं आपको एक उनका वाकया सुनाता हूं, जिससे आपको उनकी मेंटल स्टेट के बारे में पता चलेगा। वो कश्मीर में एक ऑपरेशन चल रहा था, और ऑपरेशन चलते हुए वो एक कश्मीरी मिलिटेंट था, उसके पीछे भाग रहे थे। ओके। और उन्होंने 2 आतंकवादियों को खत्म कर दिया था, और तीसरा भागा था और उसके पीछे जंगल में भाग रहे थे। वो भागते भागते एक ऐसी पत्थर की गुफा थी, उसके अंदर वो घुस गया, और इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये उस गुफा के अंदर घुस गए। अभी आप समझो कि एक छोटी सी पत्थर की गुफा जिसके अंदर जगह ना हो, बहुत डेंजरस है अंदर घुसना, क्योंकि अंदर से वो गोली चला सकता है आप। और वो इतनी छोटी गुफा थी कि इनको झुकना पड़ा। ये झुक के रेंगते हुए अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए इन्होंने देखा कि सामने वो खड़ा है और वो अपना हथियार ऊपर उठा रहा था, और इनका हथियार जमीन पे ही था, क्योंकि रेंग के अंदर गए थे। इन्होंने उसकी आंखों में देखा, और इनकी आंखों में जो तेज था, इनके चेहरे पे जो फोर्स था, वो देख के वो हिल गया। और उसको बोला, उसको देखा, बोला रख हथियार नीचे रख, हथियार नीचे रख। और इनके आंखों के तेज को देख के वो इतना काम किया, उसने हथियार नीचे रख दिया अपना, बिना उसकी उंगली ट्रिगर पे थी, और उन्होंने उसको उसकी गर्दन पकड़ी, उसको रगड़ते हुए खींचते हुए बाहर लेके आए। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उनके दिल में कितनी आग होगी, कितनी फायर होगी, और he was driven
ही वॉज ड्रिवन। सही बात है। इन्होंने ये आर्मी चीफ के एडीसी थे, जनरल वेद मलिक साहब के ये एडीसी थे। जनरल वेद मलिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे कारगिल के दौरान, और ये उनके एडीसी थे, दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बैठते थे। बहुत कम कैप्टन्स को मौका मिलता है चीफ के साथ रहने का, जो फौज का सबसे बड़ा ओहदा है उनके साथ काम करने का। कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, इनकी यूनिट 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय हुई। इन्होंने कहा कि मैं जो है अपनी यूनिट के साथ, जवानों के साथ लड़ना चाहता हूँ, और उन्होंने एप्लीकेशन दी और चीफ साहब को बोला कि जनरल साहब कि मैं जो है वापस अपनी यूनिट में जाना चाहता हूँ कारगिल में। और ये वापस गए, और वहाँ पे पहुँचने के बाद महज 10 दिन के अंदर इन्होंने अटैक लॉन्च किया। उस टाइम इनकी पूरी तरीके से एक्लिमेटाइजेशन भी नहीं हुई थी। एक्लिमेटाइजेशन होता है जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो अपने आप को तैयार करते हो फिजिकली, क्योंकि आप रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में रहते हो, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आप ले जाते हो तब भी आपको ऐसे महसूस होता है सांस की। तो इन्होंने अपने आप को एक्टिलाइज भी नहीं किया था। इन्होंने ही लेड द लास्ट अटैक इन कारगिल, ही कैप्चर्ड द फ्यूचर, और उसके अगले दिन फिर सीज फायर हुआ। तो दैट इज द काइंड ऑफ मैन सुधीर वालिया वाज। अगर मुझसे पूछें तो ये उनके अंदर अर्जुन की एक दृष्टि थी, अभिमन्यु का साहस था, परशुराम का क्रोध था, कर्ण की मित्रता थी, और शायद राम की समझ थी। वो थे सुधीर वालिया। वो रोंगटे खड़े कर देना, क्योंकि मैंने भी पढ़ी, जितना भी हो सका किताब पढ़ने की कोशिश की, कुछ वीडियोज देखे। जिस तरीके से कि नहीं, अगर कोई दिल्ली में बैठा है और वो अपने कंफर्ट जोन में है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई लड़ाई का है नहीं, बट वहाँ से कहना कि नहीं आई वांट टू गो एंड फाइट, और फिर उस तरीके से जाके ऑपरेशन को लीड करना, और वहाँ सिर्फ कंफर्ट जोन ही नहीं, बट वो एक ग्लैमरस पोजीशन में थे। मतलब आधे आप आर्मी चीफ के साथ घूम रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हो, डिफेंस मिनिस्टर को देख रहे हो, उस सर्कल के अंदर आप घूम रहे हो। एक साधारण लड़का जो पालमपुर का हो, एक साधारण घर का, उसके लिए तो मतलब एक नई दुनिया है वो। वो ऐसी दुनिया जो कभी वो सोच भी नहीं सकता कि वहां तक पहुंचे। आप प्रधानमंत्री के साइड में खड़े हो, शायद उसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आर्मी चीफ ट्रैवल कर रहे हैं, शायद आप उनके साथ कैबिनेट मीटिंग में कहीं आप जा रहे हो। और वो सब ठुकरा के बोलना कि नहीं मैं कारगिल में जाऊंगा और मैं कारगिल में लड़ूंगा अपने जवानों के साथ। तो यही एक मतलब इससे बड़े और इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। नहीं, सही बात है। और मैं पढ़ रहा था तो उसमें उनके बारे में काफ़ी चीज़ें थी कि जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ना और उस टाइम से लोगों को देखना कि वो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा, और फिर क्योंकि सरकारी विद्यालय से पढ़े थे, इंग्लिश नहीं मजबूत होना, फिर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना, और जब यूएसए जाते वहाँ पे 80 कंट्री के जो लोग होते हैं वहाँ पे जाके वो इस एग्ज़ाम को टॉप करना, और वहाँ पे जो पेंटागन में उनका स्पीच है वो भी फेमस हुआ। एक जज्बा तो था। और उससे पहले भी ऐसा भी नहीं कि उनके लिए वार वो फर्स्ट टाइम था जब कारगिल, क्योंकि हर आर्मी मैन का एक जज्बा होता है कि नहीं मुझे जाना है, तो वो लड़ाई का एक इमेजिनेशन आता है स्टार्टिंग में। तो वो तो श्रीलंका जैसे ऑपरेशन में ऑलरेडी जा चुके थे। सर आपने कौन कौन से ऑपरेशन उनकी कवर किए, अगर आप उसके बारे में बताएं। तो मैंने वो उनका जब कमीशन हुआ, कमीशन होने के बाद वो सबसे पहले श्रीलंका गए थे। अच्छा। तो श्रीलंका का जो ऑपरेशन था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे गई थी। आपको मालूम है एलटीटी के खिलाफ वहाँ बहुत घमासान युद्ध चला था उनके श्रीलंका के जंगलों में, वबूनिया और उन इलाकों में। तो वो ऑपरेशन मैंने कवर किया है। फिर उनके जो दूसरे ऑपरेशंस थे, जैसे कारगिल में जब वो गए, कारगिल की लड़ाई का जो विवरण है, शायद जो इस किताब में लिखा है वो शायद आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। जो डिस्क्रिप्शन है लड़ाई का, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है और बहुत सिनेमैटिक डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद उनके कश्मीर ऑपरेशंस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशंस भी किए थे कश्मीर के अंदर। मतलब
और वो बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप आमतौर पे फौजी यूनिफॉर्म पहन के घूमेंगे तो मिलिटेंट से आपसे दूर भागते हैं, बट मिलिटेंट्स की तरह ही वेशभूषा करके ड्रेस पहन के जंगल में जाना और उनसे मिलाप करना और तब उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये बहुत ही डेंजरस काम है। तो उन्होंने ऐसे भी ऑपरेशन किए। ऐसे ऑपरेशन के बारे में आपको कहीं नहीं लिखा पढ़ने को मिलेगा, बट वो भी इस किताब के अंदर मैंने मेंशन किया है, लिखा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि अगर आप उनके साथ बैठे हो और उनको पता चल जाए कि आप फौजी हो और आप मतलब उनके तंजीम के ना हो या दूसरे तंजीम के हो, तो वो तो आपको वहीं खत्म कर देंगे। वहाँ पे तो सेकंड चांस का चांस है। तो वैसे इंसिडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैंने ये किताब में कोशिश की है दिखाने की कि वो एक साधारण नौजवान थे, आपके और मेरी तरह। शायद आपकी तरह, मेरी तरह तो नहीं, मैं भी नौजवान रहा नहीं हूँ आपकी तरह, बट उनके दोस्त थे, उनकी मदर के साथ बहुत लगाव था, उनके अपने दोस्तों के साथ बहुत लगाव था और वो हंसते खेलते रहते थे। जैसे फैमिली से भी लगाव था, क्योंकि उसमें है कि अपने भाई बहन की वजह से उन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि उनका कहना था जब तक फैमिली नहीं सेटल हो जाती है सो मैं शादी नहीं करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जैसे आम तौर पे घरों पे बड़े लड़के होते हैं उस तरीके से वो थे और जिम्मेदारी संभालते थे, बट उनके अंदर जज्बा जरूर था और एक आग थी उनके अंदर जो अद्भुत थी। हाँ, क्योंकि उनके बारे में ये भी लिखा था कि जब उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं दिल्ली, तो कारगिल वार के बाद वो शायद एक स्पेशल मैसेज भेजते हैं कि मेजर सुधीर वालिया को खतरों वाले ऑपरेशंस में ना भेजा जाए, जो कि बाकी लोगों के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा था। सो इट वाज लाइक दैट। तो सर मैं शायद इसके पहले भी वही पूछा था कि आपको ये कहाँ से थॉट आया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स चूज कर सकते थे, आप अपने बारे में लिख सकते थे, बट मेजर सुधीर वालिया के बारे में लिखने का मतलब आपको थॉट कहाँ से आया? फिर किससे कंसल्ट किया, फिर किन किन लोगों से मिला? देखिए, मैं इनके बारे में इस सब्जेक्ट को क्यों पिकअप किया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इतने यंग एज में इन्होंने इतने कारनामे किए और इतने अद्भुत कारनामे किए, तो मैं खुद इंस्पायर हुआ इनकी कहानी लिखने के लिए। और मैं चाहता था कि इनकी कहानी देश के हर नौजवान तक पहुँचे और वो पढ़े और इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। हम लोग अपने ही लड़ाइयों में लड़ते रहते हैं, अपने ही घेरों में बंधे रहते हैं और उनसे कभी बाहर निकलते नहीं हैं। और ऐसा एक इंसान है जो अपने बारे में ना सोचते हुए उसकी 30 साल की जो मतलब 10-15 साल की जो उसकी सर्विस थी, वो सिर्फ देश के लिए सोचता रहा। तो ये एक बहुत अलग तरीके का इंस्पिरेशन था। इनकी कहानी लिखने के लिए मेरे को जो उनके साथी थे उनसे काफ़ी डिटेल में बात करनी पड़ी, क्योंकि जब मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी थी तो उसको भी 25-26 साल 27 साल हो गए थे। Okay. इनके साथ इनके कुछ साथी थे जिनके साथ मैंने बैठ के इनकी कहानियाँ सुनी, फिर उनको जैसे मनी पिरोते हैं वैसे एक एक करके लिखने को फिर उसको लिखता चला गया। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की इसकी लिखने की। मेरे को इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ा, मैप्स कंसल्टेशंस करने पड़े, वहाँ के नक्शे निकालने पड़े, क्योंकि जो कहानियाँ बताते थे, जिन लोकेशंस के बारे में वो बताते थे, उन लोकेशंस को मेरे को जागृत करना था। तो आई हैड टू स्टडी दोज लोकेशंस। ऑफ कोर्स इट वाज आल्सो इजी बिकॉज मैं उन जगहों में खुद भी सर्विस कर चुका था। उन पहाड़ों में, उन नदियों में मैं खुद चल चुका था, वहाँ मैंने खुद ऑपरेशंस किए थे, तो इसीलिए मेरे लिए वो आसान हुआ। पर फिर भी रिसर्च तो करना पड़ा। और क्योंकि मेरे को ऑपरेशंस की समझ थी, क्योंकि मैंने वैसे ही ऑपरेशंस मैंने खुद किए थे, इसीलिए उस ऑपरेशंस के बारे में लिखना और उनको रिक्रिएट करने के लिए मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को उन ऑपरेशन में डाला और 2 से 3 साल ये किताब लिखने में लगे।
परंतु उस 3 सालों में सुधीर वालिया मेरे दिमाग में थे और मैं सुधीर वालिया के स्पिरिट में था। मैं उनके नजरिए से हर चीज देखता था कि वो जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या सोचा होगा, जब इस पत्थर के पीछे बैठे होंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा, जब उन्होंने निशाना लिया होगा तब उनके दिमाग में क्या बात हो रही होगी। उस तरीके से सोच के फिर मैंने किताब लिखी। सो सर, जैसा कि मेजर सुधीर वालिया जी 9 पैरा एसएफ से आते हैं। सो 9 पैरा एसएफ का जो मैंने पढ़ा कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे आर्मी वाले खुद उस कमांडो में जाने के लिए, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें 95% का ड्रॉप आउट है, ओनली 5% पीपल आर एबल टू मेक इट। सो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं। जी देखिए, कमांडो कोर्स मैंने खुद किया है। मैं इन्फेंट्री का हूँ, मैं ग्रेनेडियर्स का हूँ। ओके। कमांडो मैंने खुद किया है बेलगाम में। और जो कमांडोज की बेसिक सिखलाई है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर रिस्ट्रिक्शन है, अगर लिमिटेशन है तो वो सिर्फ दिमाग में है। अगर आप अपने दिमाग से सोच सकते हो तो आपकी बॉडी करेगी। तो इसीलिए हमारे को जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले अगर आपको बताया जाए कि आपको ये करना है, तो आप साधारण आदमी कहेगा ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। पर जब आप वो 30-35 दिन की ट्रेनिंग करते हो और आप खुद अपने आप को देखते हो, बोलते हो कि मैंने किया कैसे, क्योंकि वो आपके माइंड को ट्रेन करते हैं। बॉडी को तो करते ही हैं पर ज्यादा ट्रेन करते हैं माइंड को। तो अगर आप, जैसे मैंने बोला कि योर माइंड इज योर ओनली लिमिटेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन you and a commando or you and someone who is doing special operations। आप ये देखिए, ओलंपिक्स के अंदर जब स्पोर्ट्समैन वहाँ पहुँचते हैं, कोई 100 मीटर्स का रनर होता है, जो फाइनल्स में पहुँचते हैं लोग हीट्स वगैरह क्लियर करने के बाद, अगर आप उनको देखो तो उनके इसमें फिजिकली देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दोज 10 एथलीट्स। उनको ट्रेनिंग तकरीबन उतनी ही मिली होती है, उतनी उन्होंने परिश्रम शायद उतना ही किया होता है। उनका खाना पीना रहना सहना सब कुछ तकरीबन उतना ही होता है। और आजकल तो इतना साइंटिफिक हो गया है कि उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं होता है, चाहे कोई जर्मनी का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इंडिया का हो। सही बात है। पर फिर भी एक आदमी उन 10 में से जीतता है। वो क्यों जीतता है? वो इसीलिए जीतता है कि there is something beyond the physical। There is something beyond the physical that is here and here, which makes you reach it, because you are all physically at the same level। Every training is same, every physicality is the same। मतलब उनका मसल मास भी एक जैसा होता है। सही बात है। और फिर भी एक आदमी जीतता है because it is here and it is here। Yes। Similarly it is for the commandos। हमारे को वहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च करते थे, 20-20 किलो लोड लेकर करते थे। उसके बाद स्पीड मार्च खत्म होने के बाद जहाँ पे बिल्कुल आप थक चुके हो, उस टाइम आपको बोलते थे कि अभी फायरिंग करो, क्योंकि जब आप लड़ाई में जाओगे तो हो सकता है कि आपको इतना चलने के बाद तब लड़ना पड़ेगा। जब फ्रेश होता था तो सब लड़ लेंगे। सही बात। जब आप थके हुए हो और जब आप बिल्कुल अपने 0 पॉइंट पे पहुंच चुके हो, जहां पे आपके पास ना तो ताकत है ना विल पावर है, उस टाइम आपको खड़ा होकर लड़ना है। कि आप लड़ पाओगे? तो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज गिवन। स्पेशल फोर्सेस के लिए भी जब सिलेक्शन होता है तो आपको उसके लिए वॉलंटियर करना पड़ता है। और पीपल वॉलंटियर अगेन बिकॉज इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। एक जज्बा होता है, एक आग होती है, एक जुनून होता है। उस जुनून के लिए वो वॉलंटियर करते हैं। इट इज नॉट फॉर पे एंड सर्विसेज। उसके अंदर देयर इज हार्डली एनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पे और सर्विस, बट इट इज दैट जुनून, वो जो आग होती है, वो जो जज्बा होता है, उसके लिए वॉलंटियर करते हैं। आई वांट टू गो देयर। और वो जब उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे आपने सही बोला कि वो बहुत डीप सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसमें दे मेक यू गो थ्रू फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, स्पीड मार्चेस होते हैं, इंटेंसिव फिजिकल ड्रिलिंग होती है।
बट वो ये देखते हैं कि आप में अंदर, आपके अंदर क्या वो अंदरूनी ताकत है वो सहने की। यस, मोर देन द फिजिकल, इट इज योर मेंटल मेकअप दैट दे सी। अगर आपके अंदर वो अंदरूनी ताकत है, आपका दिमाग उतना दृढ़ है, आपका हौसला उतना बुलंद है, तो आप फिजिकली वो ओवरकम कर पाओगे, आज नहीं तो कल वो सीख पाओगे। सही बात है। बट वो जो अंदर आग है वो जरूर होनी चाहिए, तो वो आग पहचानने की कोशिश करते हैं और वो आग ढूंढते हैं। सही है। नहीं, उसमें मैंने देखा कि जो लास्ट रनिंग होती है वो 100 किलोमीटर्स की होती है, दैट टू इन अ डिफाइंड नंबर ऑफ आवर्स, आई थिंक 13 घंटे में। So you are made to do different speed marches, and it is not only running. It is not only running. आपको रनिंग करने के बाद आपको शायद कोई प्लान बनाने के लिए भी बताएंगे, जब आपकी आंखें खुल नहीं रही क्योंकि आप सोए नहीं हो, आप थके हुए हो, आपको भूख है, प्यास है। अब आप आमतौर पे अगर 2-3 किलोमीटर भाग के आओ और आपको मैं बोलूँ कि ठीक है कंप्यूटर के सामने बैठ के पावर पॉइंट बनाओ, तो आप अपने में से शायद 80% लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर सो टायर्ड। होगा बाद में करते हैं, सुबह में कर देंगे। हाँ, सुबह में करेंगे, अभी नहीं कर पाता, मैं अभी सोच नहीं पाऊंगा। वहां पे आपको 100 किलोमीटर के बाद बोलेंगे अभी अटैक प्लान बनाओ, अभी जाके रेंज में जाके फायरिंग करो और फायरिंग करो, और मेरे को वो 100% 100 मार्क्समैनशिप चाहिए उसके अंदर। तो इट इज अ प्ले ऑफ द माइंड कि आप अपने दिमाग के ऊपर कितना फोकस कर सकते हो, कितना कंट्रोल कर सकते हो। जबकि आप बिल्कुल टूट चुके हो तब भी क्या आप वो हथियार स्टेबल पकड़ पाओगे? तब कि क्या आपका एम जो है वो उतना स्टेबल रह पाएगा, ठीक रह पाएगा? क्या आपकी ब्रेथ, आपका दिमाग और आपका हाथ एक संतुलन में हो पाएंगे? सो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। फिजिकल तो बहुत लोग होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि उनकी वो फिजिकली कमजोर हैं, वो तो ऑलरेडी आर्मी में है सर, वो आर्मी में है, और उनमें और जो सिलेक्ट होते हैं, जैसे मतलब उसमें 19-20 का फर्क होता है। पर फर्क होता है दिमागी बनावट पे, फर्क होता है फोकस पे, फर्क होता है जज्बे पे। गॉट इट। वो जज्बा ही है जो आज एक बच्चा जो चाय पिलाता था आज देश का प्रधानमंत्री है। सही बात है सर, वो जज्बा ही है। यस 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 यस, ट्रू है। सो आपने उनका लास्ट ऑपरेशन भी कवर किया था, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उनके साथियों के बारे में, क्योंकि 5-6 लोगों की टीम होती है इन सारे स्पेशल ऑपरेशंस में, तो अगर उनके बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में बताएं आप। तो इस किताब में मैंने एक और चीज़ दिखाई है कि आमतौर पे क्या होता है कि आप जब किताब लिखते हो, स्पेशली किसी मिलिट्री हीरो के ऊपर या मिलिट्री कैरेक्टर के ऊपर, तो आप उसी पे फोकस करते हो। बट आप पर्सनली कोई भी अगर बड़ा काम करोगे तो आप उसमें अकेले नहीं रहते, आपकी एक पूरी टीम रहती है जो जिसके साथ आप चलते हो, जिसके कारण आप वो काम कर पाते हो। यस यस। उसी तरह इनके साथ इनके जो साथी थे ऑनरी कैप्टन महेंद्र सिंह, वो अभी भी हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की इस किताब लिखने में। झुंझुनू में रहते हैं। ओके। वो सुधीर के साथ इस लास्ट ऑपरेशन में नहीं थे। अच्छा। बट उसी इलाके में हफरूदा जंगलों में जहाँ सुधीर को गोली लगी, सुधीर वालिया को, एक अगले ऑपरेशन में ऑनरी कैप्टन महेंद्र साहब को भी गोली लगी और उनकी स्पाइन में गोली लगी थी। वो एक लास्ट नायक गोस्वामी थे, उनके साथ थे, उनको अशोक चक्र मिला था। उनको बचाने के चक्कर में इनके स्पाइन में गोली लगी। टुडे ही इज अ व्हील chair bound person and for the past 20 years he's been living life in a wheelchair, absolutely paralyzed, waist down. But उनकी आंखों में आज भी उतनी ही आग दिखती है। I mean inspirational man. Okay. And no regrets, living life in a wheelchair, paralyzed. उनको मतलब हर काम के लिए उनको उठाना पड़ता है, 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है, बट he has no regrets for what he has done and what he has lost. ऑनरी कैप्टन मुख्तियार थे इनके साथ, जो इनके साथ काफ़ी सालों तक रहे। उनकी भी कहानी बहुत अद्भुत है। सूबेदार महेंद्र साहब के बड़े भाई 9 पैरा में थे और फिर महेंद्र साहब भी 9 पैरा में गए। अरे वाह।
उनके भाई श्रीलंका में थे। मुख्तियार साहब जो हैं वो 9 पैरा के थे। एक और कैरेक्टर हैं जो मेरे यूनिट में बाद में आए, मेजर विनोद, जो श्रीलंका में सिपाही बन के गए थे और सुधीर वालिया के साथ थे, कारगिल में उनके साथ रहे हैं। ओके। तो ऐसे काफ़ी अच्छे उनके साथी रहे हैं जो उन्होंने उनके साथ काम किया। उनकी भी कहानियां हैं इसके अंदर, उसी कहानी के अंदर पिरोई हुई। और ऑफ कोर्स सुधीर वालिया की कहानी तो है ही। सही बात है। जब आप लिख रहे होते हैं ये किताबें, तो एक तो होता है कि नहीं, आपको उनके लाइफ की जो घटनाएं हैं, जो उनके अराउंड जो भी घटनाएं हुई हैं उसको कवर करना है, टीम को कवर करना है और साइमल्टेनियसली एक मैसेज भी पास करना है। तो ये सारी चीज़ों का सामंजस्य मतलब आप किस तरीके से बना पाते हैं, कैसे सोचते हैं? इसीलिए ये कहानियां लिखना इतना आसान नहीं है। सही बात। क्योंकि एक महज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं। यू वांट टू टेल द स्टोरी, यू वांट टू ब्रिंग अलाइव द कैरेक्टर्स एंड यू वांट द स्टोरी टू कैरी अ मैसेज। यस। तो क्योंकि उसके अंदर एक सिखलाई मिलनी चाहिए, एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, और उस तरीके से कहानी लिखी जानी चाहिए कि ये मोटिवेटिंग हो और इंस्पिरेशनल हो और आपको मजबूर करे अपने से ऊपर सोचने के लिए। सही बात। मेरी ये किताब अगर मेरी आपने फॉरवर्ड देखी होगी तो मैंने इसमें फॉरवर्ड में एक बात जरूर लिखी है कि अगर ये मेरी किताब अपने देश में एक और सुधीर वालिया पैदा करता है तो शायद माई राइटिंग विल फाइंड रिडेम्पशन। दैट इज माई मिशन, टू क्रिएट अनदर सुधीर वालिया थ्रू दिस बुक। नाइस सर। सो दैट इज माई रिडेम्पशन। गॉट इट। नहीं सर, जरूर अगर लोग पढ़ते हैं तो जरूर इंस्पायर होते हैं और वो कहीं ना कहीं ये क्लिक करता है और लोग उस तरीके से बिहेव करते हैं अपने आचरण के थ्रू, अपने काम के थ्रू। सर अब आपकी लाइफ के बारे में आते हैं क्योंकि आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग। मैं एक और बताना चाहूँगा इधर कि जब मैं बोलता हूँ कि सुधीर वालिया एक और पैदा हो तो जरूरी नहीं कि सुधीर वालिया यूनिफॉर्म में ही पैदा हो। सही बात। वो देश और समाज का सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। आज आप देश और समाज की सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छेड़ छाड़ के सिर्फ फौजी की तरह आप देश की सेवा करो, पर आप अगर अपने काम के थ्रू देश में प्रगति ला रहे हैं, अपने समाज को चेंज कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं और अपनी मदद खुद कर ही रहे हैं, तो शायद ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। यस। और ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आप अचीव कर सकते हैं और हर नौजवान को ये करना भी चाहिए। सही बात है। सर अब आपके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। सो आपकी लाइफ, क्योंकि आप खुद 3rd जनरेशन आर्मी मैन रहे हैं, सो जहाँ पे कि जो अपना कल कन्वर्सेशन हो रहा था कि हम लोग छोटे छोटे रिस्क लेने से डरते हैं और आप उस परिवार से आते हैं ऑलरेडी जहाँ पे 2 पीढ़ियाँ बॉर्डर पे जाके रिस्क लेना, क्योंकि वो डेली का रिस्क है। यू नेवर नो कहाँ से कब दुश्मन फायरिंग करेगा, क्या साजिश होगी, कैसे होंगी चीज़ें। वहाँ पे आपने आर्मी में जाना क्यों चुना? क्या वो फैमिली अपब्रिंगिंग वैसी थी, एनवायरनमेंट वैसा था? क्योंकि फैमिली आर्मी में है तो आप ट्रेवल करते हो, वो उस तरीके के रेजिमेंट में रहते हो, तो कैसे आई आपको ये प्रेरणा कि आर्मी में जाना है? मैं तो फौजी कहानियाँ सुन सुन के बड़ा हुआ। मेरे दादाजी मेरे को कहानियाँ सुनाते थे 2nd वर्ल्ड वॉर की। वो इटली में थे, 2nd वर्ल्ड वॉर में थे। तो शिकार की कहानियाँ, वो हैदराबाद पुलिस एक्शन में इन्वॉल्व थे। जब हैदराबाद स्टेट इंडिया का हिस्सा बनी तो वहाँ पर एक मिलिट्री एक्शन किया गया था, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो वहाँ के जंगलों की कहानियाँ, तो मैं उन कहानियों के ऊपर बड़ा हुआ हूँ। शिकार, शेर, जंगल, दूसरा महायुद्ध, ये सब सुनते हुए। और फिर जो मेरे घर में जो माहौल था, क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो घर में जो माहौल था
आगे पीछे यूनिफॉर्म ही दिखता था। तो शायद मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी तो मेरे को ऑप्शन था कि मैं आईटी के एग्ज़ाम दूँ, या उन दिनों मर्चेंट नेवी में काफ़ी लोग जा रहे थे। आईटी बस हल्का हल्का शुरू ही हुआ था। बट आई थिंक मेरा एक दृढ़ निश्चय था कि मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है। तो मुझे और कुछ इतना अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा था जितना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैंने उसकी एग्ज़ाम दी और क्लियर हुआ और मैं गया। और मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को या मेरे पेरेंट्स को उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, मुझे मोटिवेट ही किया, प्रोत्साहन ही दिया और बोला कि आप करिए जो आपको करना है। और शायद हल्के से उन्होंने धक्का भी दिया होगा फौज की तरफ। बट हाँ, मोटिवेट जरूर किया था, वो एक तरीका था उनका करने का। बट आई थिंक दे ऑल्सो वांटेड मी टू गो इन द आर्मी एंड कैरी ऑन विद द फैमिली ट्रेडिशन। नाइस। सो सर, जो आपका है कि आपने सियाचिन ग्लेशियर और नागालैंड, मणिपुर जैसी जगहों पे सेवाएं दी हैं, वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस के हिस्सा रहे हैं। सो हम लोग तो कहानियाँ सुनते हैं और एक तरीके से लोग मोटिवेट करते हैं कि आर्मी वाले जहाँ पे कि सियाचिन में टेम्परेचर माइनस में रहता है और वहाँ पे एक दिन बिताते हैं या 24 घंटे वहीं पे रहते हैं। सो हम तो सुनते हैं तो एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो वहाँ पे आपके लिए 24 आवर्स का दिन कैसा होता था और किस तरीके से वो, थोड़ा सा अगर आप बताएं। और दूसरी तरफ फिर दूसरे पार्ट में आप अगर नागालैंड, मणिपुर, क्योंकि वो अलग एरिया है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ पे बाहरी दुश्मन के साथ साथ जो इंटरनली दुश्मन नहीं है बट आपको अपने दुश्मन समझते रहे होंगे, तो उनके साथ डील करना, तो ये दोनों को अगर आप बताएं। काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंस है। सियाचिन बहुत ही अलग माहौल था, कश्मीर जब मैं था वो बहुत ही अलग था, और नागालैंड, मणिपुर बहुत ही अलग था। सियाचिन के अंदर वी यूज्ड टू बी एट ऑलमोस्ट, आई वाज पोजीशन्ड एट अबाउट 19,000 फीट, -30, -35 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था। बर्फ़ होती थी कॉन्स्टेंटली। हमारे पास स्पेशली लेटर मंथ्स में, मई जून के बाद बर्फ़ इतनी हो जाती थी कि नॉर्मल सप्लाईज आना बंद हो जाता था। तो जो भी, जब वेदर खुलता था तो हेलीकॉप्टर से वो सामान ड्रॉप किया करते थे। आपको मैं एक कहानी बताऊंगा सियाचिन की, जो मेरी किताबों में मैंने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस लिखा है, और एक कश्मीर की भी बताऊंगा। सियाचिन में, और इससे आपको पता लगेगा कि कैसे वहाँ पे लाइफ होती थी और किस तरीके से आर्मी का जज्बा भी होता है। मैं एक यंग ऑफिसर था, एक पोस्ट पे था, जैसे मैंने बताया 19,000 फीट पे, और हमारा वहाँ पे चेंज ओवर चल रहा था। हम लोगों ने वहाँ पे 6 महीने बिता दिए थे, और दूसरी एक यूनिट थी वो हमारे को रिलीव करने आ रही थी, नए जवान आ रहे थे। अभी जो मेरी पोस्ट थी वो, उसके सामने एक वैली थी, और वैली की अपोजिट पाकिस्तानी पोस्ट थी। तो इस वैली के अंदर जो भी मूवमेंट होती थी उनको दिखाई देती थी। अच्छा, क्योंकि उस साइड वो बैठे थे, इस साइड हम थे। बट हमारे तक पहुंचने के लिए वैली के थ्रू ही आना पड़ता था, कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब भी ये मूवमेंट होती थी वो फायरिंग करने लग जाते थे। तो हम लोग जो है मूवमेंट जो है रात में किया करते थे, जब अंधेरा होता था, कि दिखे ना उनका, ताकि जब अंधेरा हो तब दिखे ना। अभी जब हमारी मूवमेंट चेंज हो रहा था तो मैंने हमारे पोस्ट के कुछ नुमाइंदे नीचे भेजे थे कि वो जो नए जवान है उनको ऊपर लेके आए। तो वो भी 2 दिन से ऊपर चल के आ रहे थे, कि मेरे पोस्ट तक आने के लिए 3 दिन लगते थे, और एक्टिविटाइज करते करते 4-6 घंटे की वॉकिंग के बाद थक जाता है आदमी। तो बीच में स्टेजिंग पोस्ट होते थे, वहाँ रहते थे। शायद रात के 2:30-3 बजे होंगे, अंधेरा था, मैं पोस्ट के बाहर खड़ा हुआ था, मेरा फाइबर ग्लास हट था, वो पीछे था, और वो 10-15 जवान
आस्ते आस्ते मेरे को पता था कि वो उनका आ रहे हैं क्योंकि रेडियो कांटेक्ट था। वो वैली में आए। जैसे ही वो वैली में आए तो वहां पे बादल थे, वो बादल एकदम से ऐसे क्लियर होने शुरू हो गए और उन दिनों में फुल मून था। वो फुल मून एकदम मुंह से ऊपर आया। ऐसे लगा जैसे कि वैली के अंदर पूरी सफेद किसी ने सर्च लाइट डाल दी। उसके अंदर वो 20 जवान उसमें दिखाई देने लगे और वहां से वो पाकिस्तानियों ने आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। और वहां पे आर्टिलरी शेलिंग क्या होता है कि आर्टिलरी शेल के अंदर नोज फ्यूज होता है, मतलब जमीन में जब लगता है तब वो फ्यूज उड़ता है और उससे वो इग्निशन होती है, काइंड ऑफ ब्लास्ट, मिनी ब्लास्ट होता है। अब वहां पे बर्फ होने के कारण वो नोज जमीन में लगता नहीं है, तो इसीलिए वो एरियल बम्बार्ड, मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें एक टाइमर सेट किया जाता है कि जब यहाँ पे पहुंचेगा तब अपने आप से पहले ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो ब्लास्ट शुरू हो गए। उसमें से मैंने देखा कि एक जवान है, उसके पीठ में एक शार्पनर लगा, वो वहीं गिर गया। और हमको फौज में क्या सिखाया जाता है कि जब बम्बार्डमेंट होती है तो सो जाओ, जमीन पे सो जाओ, क्योंकि ब्लास्ट जब होता है तो उसके शार्पनर ऐसे जाते हैं। ओके। तो जब आप सोते हो तो चांसेस ऑफ यू एस्केपिंग देम आर मोर। बट यहाँ पे एरियल बम्बार्डमेंट हो रही थी, वो तो ऊपर से ही ब्लास्ट हो रहा था। तो इन्होंने सिखलाई के तरीके से, नए जवान थे, थके हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था, वो सबके सब जमीन में लेट गए। ऊपर से जब हुआ तो एक की पीठ में लगी, उसमें से जैसे एक फव्वारा निकलता है लाल रंग का, वैसे स्प्राउट निकला लाल, उसका बिल्कुल खून। एक के पैर में चोट लगी और मैं वहां से आवाज दे रहा था पर वो आवाज नीचे तक पहुंच नहीं रही थी। अब मैं 23-24 साल का था। मैंने सोचा कि मैं 20 लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता और शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा या अपने आप अपनी खुद की शक्ल नहीं देख पाऊंगा। तो इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ बिग करेज, इट वॉज जस्ट एन एक्ट कि मैं अपने उन जवानों को नहीं भेज सकता। मैं अंदर गया अपने हट के अंदर, और क्रैम्पून होते हैं जो बर्फ में चलने के लिए, ऐसे नोकीले जो दान से होते हैं पेड़ बूट के नीचे लगाते हैं, वो लगाए और मैं बाहर आया। तो वहां पे एक मेरा हवलदार खड़ा था, 41 साल का होगा। उसके घर में बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे, गाँव का था। उसने मेरे को देखा और बोला, साहब मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, अगर आप जाओगे तो मैं साथ चलूंगा और दोनों साथ जाएंगे। मैं हिल गया कि यहाँ मेरी उस टाइम शादी वगैरह कुछ नहीं हुई थी, फौजी परिवार का था। हाँ, माँ बाप को बुरा लगता है अगर कुछ होता, पर उसके अलावा मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इस तरीके से, ऑब्लिगेशन नहीं था एक। और यहाँ एक आदमी था जो मेरे साथ जान देने के लिए तैयार हो गया था। शायद मेरा भाई होता, मेरे पास मेरा भाई है नहीं, पर शायद मेरा भाई होता तो वो भी इस तरीके से नहीं बोलता जो उसने उस दिन बोला। उस क्षण में मैंने खुदा देखा। इट वॉज लाइक सीइंग गॉड। नहीं, सही बात है। और आज भी इतने सालों के बाद भी मेरे रोंगटे खड़े होते जब मैं उस क्षण को याद करता हूँ, क्योंकि शायद हम लोग पूरी जिंदगी बीत जाती है पर अपनी भगवान नहीं दिख पाता। नहीं, सही बात है सर। मैं बैठा, वहाँ पत्थर था, एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पे बैठा कुछ क्षण, पता नहीं शायद 10 सेकेंड बैठा हूँगा, बिकॉज आई रियलाइज दैट आई हैव टू एब्जॉर्ब दिस मोमेंट। शायद जिंदगी में इसके बाद चाहे मुझे कोई भी ओहदा मिले, कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी शोहरत नाम कमा लूं, ऐसा क्षण कभी नहीं मिलेगा। सही बात है। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। वैसा क्षण ना तो कभी आया, ऐसा ना आ सकता है। इट वाज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ। फिर हम नीचे गए, हम भागे दोनों, जिसको रीढ़ में लगी थी उसको उठाया, माँ बहन की गालियां दी, जूते मारे, तब तो जाके वो हिले डर के मारे। मतलब यू हैव टू ब्रेक दैट स्पेल, दे वर अंडर दैट स्पेल, डर में थे वो, तो वो डर तोड़ना था, तो डर तोड़ा। फिर लोग भागे
वो किसी ने जिसके जख्मी हुआ था उसको उठाया, हम दोनों ने इसको उठाया, खींचते हुए ऊपर लेके आए। जब रात में फिर पहुंचे अंदर, वहाँ पे हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं था। रात भर रेडियो सेट के साथ नीचे से डॉक्टर हमको बताते रहे कि ये इंजेक्शन ठोको, वो इंजेक्शन ठोको। हम खुद ही उसके ऊपर इंजेक्शन ठोकते। सुबह तक वो जा चुका था। फिर उसको सुबह अगले दिन रात में फिर उसको नीचे लेके आए, जहाँ पे हेलीकॉप्टरों ने आके उसको लेके गए। तो ये एक क्षण था सचिन का। दूसरा एक मेरा क्षण था कश्मीर का। इनफैक्ट 2 इंसिडेंट्स थे। एक इंसिडेंट में मैं पोस्ट पे था, सूरनकोट के पास थे हम और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे। और उससे एक दिन पहले रात में ना, उस टाइम आप तो बिहार से हो तो यूपी से तो उस टाइम कुछ चारा घोटाले की न्यूज आ रही थी। अच्छा। तो एक छोटा सा टीवी होता था, उस टीवी के ऊपर हम सब बैठे हुए वो टीवी की न्यूज देख रहे थे, चारा घोटाला और लालू यादव ये वो। तो ऐसी बातचीत चलती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे साले। अगले दिन ऑपरेशन हुए और ऑपरेशन चल रहे थे। और ऑपरेशन होते होते उस हवलदार को हम घर में घुसे, हाउस एंट्री की, उसमें 3 मिलिटेंट थे। फायरिंग चलती रही और ये थोड़ा सा स्टेप्स के ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर से फायर आया, उसकी गोलियां लगी, उसकी 2 गोली लगी। इसने उसको शूट किया, गोली मार खत्म किया। पर उसने एक दूसरा था, उसने फिर उसको गोली मारी, उसको तीसरी गोली लगी, जिसको हमने बाहर खींचा। बाहर खींच के इसको लेके आए और इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाया। हेलीकॉप्टर आया, वो थोड़ी दूर, इसको थोड़ा टाइम लगा इसको, बिकॉज उनको ख़त्म करना था, तभी जाके ये इवैक्यूएट हो पाता था। जब इसको हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ाया तो इसका काफ़ी खून बह चुका था, गोलियां लगी हुई थी। तो मैंने इसको श्रीनगर लेके जाते थे, तो मैंने इसको बोला फिक्र मत करो राम सिंह, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये थोड़ा डिलीरियस था, खून बह चुका था, तो कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस से हो रहा था। तो इसे मेरी तरफ देखा और बोला साहब मुझे 3 लगी है, मैं 3 और खाने को तैयार हूँ, बस इस देश में। तो मतलब ये होती है जज्बा, और ये होती है आग कि 3 लगा है, देख रहा है कि नहीं, अनकॉन्शियस कॉन्शियस। उसको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा वहाँ। उसको पता लगा खून लग चुका है, बार बार वो अनकॉन्शियस हो रहा था, जिंदा कॉन्शियस हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, 3 लगी हुई है, अपनी पेन में था। Still ultimately did he बचे वो, उनकी लाइफ बची? हाँ वो बच्चा बाद में। अच्छा। नाइस। बट ये कश्मीर की कहानी थी। ये टाइम हम लोग ऑपरेशंस कर रहे थे और एक घर में घुसे। कश्मीर का घर था, टिपिकल गांव के अंदर। हमने घेरा लगा रखा था, गांव को क्लियर किया हुआ था। हम जानते थे कि गांव में कहीं छुपे हुए हैं आतंकवादी किसी घर में। तो वहाँ पे आमतौर पे जब ऑपरेशन करते हैं तो गांव वालों को बाहर निकाल देते हैं ताकि कुछ सिविलियंस का नुकसान ना हो, क्योंकि गोलियां चलती हैं पूरे गांव को खुले में, कहीं मैदान में, स्कूल के गांव में, और इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनको बाहर निकाल रखा था। हम 4 लोग थे उस घर में घुसे और बारी बारी करके हमको रूम में एंट्री करनी थी ताकि वो डिग्री ऑफ रिस्क सबके पास बराबर हो, क्योंकि जो पहले घुसता है उसको ज़्यादा खतरा रहता है, बाकी उसको जो है कवरिंग फायर देते हैं कुछ होने से।
तो पहले कमरे में मेरा एक साथी था, वो घुसा, फिर दूसरे में दूसरा घुसा, और तीसरे में मेरा नंबर था घुसने का। तो जैसे मैं पास पहुंचा और उस दरवाजे के पास हाथ लगाने लगा तो मेरे को कुछ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ है। कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं था, बट यहाँ के मेरे बाल खड़े हो गए। और मैंने उस दरवाजे पर, मोटा लकड़ी का दरवाजा था, जैसे गांव में दरवाजे होते हैं, जैसे तो पहले के जमाने में जो कच्चे घरों में लगते थे, बहुत मोटे होते थे। वो मैंने दरवाजे को हाथ लगाया और साथ ही साथ अपने AK-47 के साथ फायर किया। तो शायद पहली मेरी 2 गोलियां दरवाजे के अंदर ही घुस गई, मतलब इतना मोटा दरवाजा खुलने से पहले ही मैंने फायर किया। और फिर दूसरा बर्स्ट फायर किया, और अंदर एक अफगानी बैठा हुआ था और वो अपना वही राह ही देख रहा था कि दरवाजा खुले और मैं फायर करूं। और उसकी फायरिंग और मेरे फायरिंग में मात्र शायद कुछ सेकंडों का फर्क, माइक्रो सेकंड का फर्क रहा होगा सर। मेरी गोली लगी और उसकी गोली, और वो उसकी एक गोली मेरे टोपी में से गई थी। तो दैट वाज अ क्लोज शेव एंड इट वाज ऑलमोस्ट जस्ट इंस्टिंक्ट, एक तरह गट फील जो बोलते हैं ना, बहुत ही नजदीक फीलिंग था वो। और ये नागालैंड और मणिपुर वाला सर, क्योंकि वहाँ पे अलग है लड़ाई, जैसा मैंने नागालैंड मणिपुर में इतना इंटेंसिव नहीं था, इट वाज मोर स्लो ड्रॉन। मणिपुर में प्रॉब्लम ये थी कि मणिपुर के अंदर देयर टू मेनी ग्रुप्स ऑपरेटिंग, छोटे छोटे ग्रुप्स थे। वहाँ पे काफ़ी सारी उन दिनों में म्यांमार के थ्रू ड्रग्स भी आते थे, ड्रग स्मगलिंग भी होती थी। तो इट वाज अ वेरी कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। नागालैंड में अगेन देयर वर 2 or 3 मेजर ग्रुप्स। द डिसएडवांटेज दैट द आर्मी हैड कि वो जो लोग थे वो उसी इलाके के थे, उनको जंगलों के बारे में, रास्तों के बारे में, वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता था। हम लोग बाहर से गए हुए थे, तो ये क्या होता है कि आप उसी माहौल में अगर आप बड़े हुए हो तो आप फिजिकली ऑल्सो यू आर वेरी डिफरेंट, आपके लिए वो आम बात है। सही बात है। और अगर आपको सीधा मैं जंगल में भेज दूं तो वो सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, चलने के लिए, इवन नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए आपको दिक्कत होती है। तो दोज वर द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। द वेदर वाज अ वेरी बिग चैलेंज। कभी बारिश होती थी, जंगल के अंदर इंटेंस ह्यूमिडिटी होती थी, बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती थी जंगलों में, बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। The local population was quite supportive. अच्छा। But आस्ते आस्ते things changed. I also think that as a nation we did not look at them properly. हमारे से भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, right from the time of the British and then later on. They were never a political entity in the northeastern states, Nagaland, Manipur, या वो वहाँ पे जैसे यूपी से कितने 40 विधायक जाते हैं लोकसभा के अंदर, जो 50 या 60 विधायक जाते हैं, कितने जाते हैं? नहीं, इससे भी 80 सांसद जाते हैं। 80 सांसद जाते हैं। यस। वहाँ से शायद एक सांसद जाता है नागालैंड से। यस। तो जो आपका वेटेज है वही गलत है। यस यस यस। तो जो भी दिल्ली में बैठा है वो यूपी को बहुत अलग नजरिए से देखेगा, और जो नागालैंड को बहुत अलग नजरिए से देखेगा। वहां पर रिप्रेजेंटेशन ही एक आदमी का है। सही बात। और यहाँ पे 80 आदमियों का है। तो आप जो दिल्ली में बैठेगा, जो गवर्नमेंट रहेगी, उसका दृष्टिकोण ही यूपी के ऊपर रहेगा, नागालैंड भी क्यों रहेगा। सही बात है। तो हमारी तरफ से भी काफी गलतियां हुई हैं, हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं रहा। वी ट्राई टू इम्पोज आवरसेल्व्स ऑन देम इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग देम एंड कैरिंग देम विद अस। We looked at them very differently, but I think slowly things have changed. अभी चीजें चेंज तो हो रही हैं, काफी बहुत ज्यादा चेंज। सेना से रिटायर होने के बाद आपने कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है। सो उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि जो लास्ट आपका कॉर्पोरेट में ये था, पोस्टिंग था, वो एज ए जॉइंट CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट लैब्स इमेजिका, और उसके पहले भी आपने दलीला, गोयर जैसी संस्थाओं के साथ काम किया था।
सो कितना इजी या कितना डिफिकल्ट होता है जो एक फुली डिसिप्लिन्ड और एक जो आर्मी लाइफ जहाँ पे रोज रिस्क है, वहाँ पे मतलब अलग लेवल का रिस्क है, अपनी लाइफ भी बचानी है, सामने वालों को किल भी करना है, साथियों की भी लाइफ बचानी है जो वहाँ पे पूरा एक जैसे कश्मीर में आप गांव में जा रहे हो, गांव वालों को भी लाइफ बचानी है, और यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट में अलग डिसीजन मेकिंग, अलग चैलेंजेस है। तो कैसे कोप अप किया, कितना इजी कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? देखो, माहौल का फर्क तो है और रहेगा भी, Yes. उसमें तो कोई शक नहीं है, और दैट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। परंतु मेरे को ये, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्न, फौज के अंदर एक चीज जरूर है, फौज आपको सिखाती है कि ये आपको आदमियों की पहचान करने में जो आपकी क्षमता होती है ना, वो बहुत बड़ी चढ़ी होती है। मैं इन्फेंट्री में था, मेरे साथ जवान होते थे, किस जवान को किस काम पे लगाना है, ये जब तक आपको उस जवान की समझ ना हो, उसकी मानसिक क्षमता के ऊपर समझ ना हो, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट की समझ ना हो, आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। सही बात है। कौन LMG अच्छा चला लेगा, कौन आपके साथ रह के फायरिंग अच्छी कर लेगा, कौन रेडियो सेट ऑपरेटर कर लेगा, आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए, भनक होनी चाहिए। सही बात है। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर has been my strength and is the strength of a lot of army officers because they are dealing with lives. Yes. आप गलती नहीं कर सकते वहाँ पे, आपकी एक गलती से कोई किसी जान जा सकती है। So you know how to pick a man for the right job. So understanding human nature and understanding your man becomes your biggest strength. And I think that is something that I carried to the corporate world, and I made use of. A lot of people took that example and they also kind of got inspired by that. बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि आप कॉलेज जरूर कर लेते हो, आप डिग्री जरूर हासिल कर लेते हो, पर ये जो सीख है, ये जो सिखलाई है, ये आपको कभी नहीं मिल पाती। सही बात। ये तो जिंदगी की सिखलाई है, ये आपको कभी नहीं मिल पाती। अगर आप बहुत सीनियर कॉर्पोरेट लीडर्स को भी अगर आप देखोगे तो आपको उनमें और आमतौर पे कॉर्पोरेट लीडर्स में यही फर्क नजर आएगा। एक रतन टाटा में और एक आम CEO में क्या फर्क है? यही फर्क है कि रतन टाटा की जो सोच थी, जो उनका अपने एम्प्लॉयज के साथ जो लगाव था, जिस तरीके से वो रिलेशनशिप बिल्ड करते थे, जिस आदमी को वो एक बार छूते थे वो आदमी उनको भुला नहीं पाता था। सही बात है। यही उनकी ताकत थी। उनके अंदर कोई ऐसे बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल्स नहीं थी, पर लोग उनको क्यों पहचानते हैं? बिकॉज वो ये कहते हैं कि रतन टाटा ने जिस दिन किसी से बात कर ली, वो आदमी उसको जिंदगी भर नहीं भुला सकता था। उनके पास हर एक आदमी के लिए समय था, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे एक साधारण असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे CEO हो। सही बात है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई लर्नड, एंड व्हेन आई जॉइंड इमेजिका, या मैं लीला में था या इमेजिका में था, गोयल में भी रहा हूँ, तो आई थिंक वो आर्मी की एफिशिएंसी किस तरीके से लाई जाए, सिस्टम्स को कैसे इन प्लेस डाला जाए, वो सिखलाई जो थी वो मैंने एयरलाइंस में यूटिलाइज की। Even in the hotel industry, like in an ultra luxury hotel like the Leela's, how to put systems into place and make sure things work, I kind of brought that. एक पैशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और ज़ील और जज्बा बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात। अगर आपके अंदर वो है तो आप किसी भी काम में आप जो है अपनी निपुणता कर पाओगे। सही बात है। And the biggest advantage was from these two companies when I came to Imagica, I brought that with me. और जो systems मैंने आज उस कंपनी में लगाए हैं, जो processes मैंने सेट किए हैं, I think even today they are being used, and I'm quite proud of that fact. Yes. And people still remember those processes, those systems, team building. हम जो आमतौर पर कॉर्पोरेट में टीम बिल्डिंग देखते हैं और जो टीम बिल्डिंग जो मैं समझता हूँ वो बहुत फर्क है। अच्छा। तो
Team building is not done once in 6 months, going to a resort and drinking for a whole night. उससे टीम बिल्डिंग नहीं होती है। सही बात। टीम बिल्डिंग रोज का काम है। टीम बिल्डिंग आप 365 डेज करते हो। सही बात है। और टीम बिल्डिंग जब तक आप हर एक इंडिविजुअल के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन ना हो, टीम बिल्डिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। नहीं तो एक वो कॉस्मेटिक लेवल पे ही रह जाती है। यस यस, वो 6 मंथ में जो एक बार करने का कि नहीं टीम बिल्डिंग या जो भी है, वहाँ पे आप उस मोमेंट में चाहे जो भी आप समझ रहे हो, बट बाकी के टाइम पे तो वो टीम बिल्डिंग है नहीं ना, वो तो मजाक है, एंटरटेनमेंट है, मजाक है। यस यस। टीम बिल्डिंग तो फौज में है। टीम बिल्डिंग तो तब है जब आप उस टीम के साथ ऑपरेशंस में हो और जवान आपके साथ में खड़ा होकर बोलता है कि सब आपके साथ में खुद मरूंगा, वो होती है टीम बिल्डिंग। सही बात है। वो होती है टीम बिल्डिंग। और वो टीम बिल्डिंग एक रात में नहीं होती है। वो ट्रस्ट के साथ डेवलप वो जो ट्रस्ट है, वो जो कनेक्शन है, वो जो डीएनए के साथ डीएनए का मिलन है, जो खून के साथ खून का मिलना है, वो एक दिन में नहीं होता है। सही बात है। वो सालों लग जाते हैं उसको बिल्ड करने में। और वो हर दिन की मेहनत है, हर दिन की मेहनत है, हर क्षण की मेहनत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर कोई और मेरे को देख रहा है मैं आपके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ। यस 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 यस। हर कोई हर समय ऑब्जर्व होता है। मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, पर मेरा उनके साथ टीम बिल्डिंग चल रहा है, और या वो मेरे बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। सही बात है। तो वर्ड्स डोंट मैटर, एक्शंस मैटर। सही बात है। Actions don't matter, your thought matters. And it is an everyday exercise, it is an everyday thing, और बहुत मेहनत लगती है। So I think that those are the lessons that I carried, and those lessons today are being recognized even in the corporate world. A lot of army officers are joining, a lot of ex-servicemen are joining, and they are being recognized for their values, for the hard work, for what Discipline and dedication, everything. Discipline, dedication, and something beyond what is taught in business schools. They are bringing that to the table. सही बात है। तो सर कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस या आपका हो गया था, 20 साल उधर, इधर भी लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 10-12 ईयर्स। फिर उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है राइटिंग की। तो ये कहाँ से आया कि नहीं अभी आप सब कुछ छोड़ के? और जैसे मैंने बोला आपको कि मैं बचपन से कहानियों के साथ घिरा हुआ था। मेरे दादाजी मेरे को कहानियाँ सुनाया करते थे, तो शायद कहानियों का सिलसिला जब मैं छोटा था तब से ही चालू हो गया था। वो शेरों की कहानी सुनाया करते थे, शिकार की कहानियाँ सुनाया करते थे, जंगलों की कहानियाँ, दूसरे महायुद्ध की कहानियाँ। तो वहाँ से वो जो कहानियों का लगाव है वो वहाँ से शुरू हुआ। मैं छोटा मोटा राइटिंग करता था जब मैं फौज में था, बट कभी इस तरीके से इंटेंसिव राइटिंग मैंने की नहीं थी। दिस इज क्रिएटिव राइटिंग एंड दिस रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट एंड माइंड सेट। बट मेरे में ये जरूर था दैट आई वांटेड टू bring across stories of inspiration, motivation, which are not normally available to a young boy or a girl in the civil street. उनके पास जो रोल मॉडल्स हैं, या तो क्रिकेटर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, यस, या छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, who are not the right role models, who are not the right role models. तो मैं उन रोल मॉडल्स को सामने लाना चाहता था जो इस सोसाइटी के लिए, जो इस देश के लिए आर द परफेक्ट रोल मॉडल्स। आई एम नॉट सेइंग द आर्मी ऑफिसर और द आर्मी मैन आर द ओनली रोल मॉडल्स, बट जिस तरीके से वो जिंदगी जीते हैं, जिस तरीके से उनके अंदर जज्बा होता है, और जिस तरीके से वो सैक्रिफाइस करते हैं, उनमें कुछ तो है जो दूसरों से भिन्न है और अलग है। यस यस। And that is the spirit and that is the emotion that I wanted them to experience. That is why I started writing. My writing is, it's not to earn money. I hardly get anything. It is to bring across these stories and inspire the generation of today. That is my mission. नहीं, सही बोला आपने। जो मतलब इवन किसी को भी क्रिकेटरों से कोई ऐसा ये नहीं है, या जो हीरोज हैं, एक्टर्स है बेसिकली,
बॉलीवुड के या कहीं के भी, बट जो वो प्रमोट करते हैं, जो हीरो होता है, आप लोग लाइफ वैल्यूज को एक तरीके से प्रमोट करते हैं कि व्हाट इज देयर, जिससे कि सीख सके। वहाँ पे तो फैशन है, लग्जरी है, बेटिंग एप्स हैं, देन अल्कोहल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे प्रमोट, एंड देन लोग उनको अगर हीरो मान लेंगे तो आज जैसे मैं आई रिस्पेक्ट क्रिकेटिंग लेजेंड एंड स्पोर्ट्स लेजेंड, बट आई मस्ट टेल यू, जैसे क्रिकेटर है, वो क्रिकेट के बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, उसके अलावा मतलब वो जो उसका पैशन है वो कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, पर इज ही डूइंग समथिंग बियॉन्ड दैट? ही जस्ट बैटिंग, राइट? यस, जो उसका स्किल सेट है वो स्किल सेट को इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा वो क्या कर रहा है? But how can he be a role model to you? How can he be an inspiration to you? Yes, if he has had a struggle in his life और वो उस struggle के जरिए वहाँ तक पहुँचा है, so a part of his life that struggle can be an inspiration कि उसने अपनी छोटी जिंदगी छोड़ के वो वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँचा है. That struggle is an inspiration, but he cannot be an inspiration for life. जिंदगी के लिए वो इंस्पिरेशन नहीं हो सकता ना, उसके स्ट्रगल के लिए वो इंस्पिरेशन है कि मैं अपनी जिंदगी उसी तरीके से उतना अचीव मैं करना चाहूंगा. बट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज व्हाट? बहुत सारे हैं सर, बेटिंग एप्स एंड ऑल, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सो इट्स ओके. बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, नॉट ऑल, बट मैक्सिमम आज के डेट में तो वो बेटिंग ऐप एंड ऑल वो ज़्यादा है. सो आपकी जो ओवरऑल लर्निंग्स रहे हैं थ्रू योर आर्मी लाइफ, थ्रू योर कॉर्पोरेट लाइफ, उससे अगर एक मैसेज आज के युवाओं के लिए कि वो, जैसा आपने बोला जब अपने बुक के बारे में कि मैं चाहता हूं कि अगर एक मेजर सुधीर वालिया मेरी एक बुक पढ़ने के बाद अगर पैदा हो जाए, वो किसी भी रूप में हो जाए, तो वैसे ही आज का युवा चाहे कहीं भी कुछ भी करके जो उसका पैशन है या जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, तो वो कैसे देश की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, उसके बारे में अगर एक मैसेज. So I will only say that firstly, follow your passion, follow your zeal, and let your dreams come true. अपने जो उनकी तुम्हारी जो ड्रीम्स हैं, उस ड्रीम्स को खत्म मत होने दो. Live your dream. My life has been very varied. I started from the army. I didn't tell you, but I used to also play polo. I played national level polo. I used to be at a national level. I've taken part in national equestrian events. फौज छोड़ी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, होटल्स में था, एयरलाइन में था, थीम पार्क में था, rose to be a CEO, now an author. So I've done multiple things in life. Basically because there is a passion, a zeal. That zeal and that passion must be there. Failure is never a final and nor is success. You will always have failure, you will always have success, but that should never be your limiting factor. I have learned that and I can tell you with personal experience कि वो कभी आखिरी एंड स्टेट नहीं होता है, ना फेलियर ना सक्सेस. सक्सेस के बाद आप गिरोगे जरूर, फेलियर के बाद उठोगे जरूर. सही बात है. You have to keep pushing yourself and keep living your dream. Believe in yourself. Don't follow what the world is telling you. दुनिया जो कहती है उसकी मत सुनो, खुद की सुनो, खुद के दिमाग के सुनो, खुद के दिल की सुनो. और अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जज्बा है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग. एंड फाइनली आई जस्ट वांट टू लीव दिस मैसेज कि जैसे आपने और हमने बात की थी कि हर एक नागरिक को यूनिफॉर्म पहन के सरहद पे लड़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर वर्दी ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द सोल्जर, जो आपके लिए अपनी जान दे रहा है, अगर आप उस खून की, उस जान की, उस सैक्रिफाइस के आप वर्थ हो, तो आपने अपनी देश के लिए अपना काम पूरा किया है. So as a society we have to be worthy of that sacrifice. बहुत अच्छी बात है सर. We have to be part of it. We have to be worthy of that. उस काबिल होना चाहिए कि उसकी जो
उसकी कीमत यही आप चुका सकते हो, उसकी खून की कीमत, उसकी सेक्रीफाइस की कीमत यही इसी तरीके आप चुका सकते हो. यू हैव टू बी वर्थ दैट सेक्रीफाइस एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी. सर ऑल्दो आपने बहुत सारे मैसेज दे दिए हैं, बट जैसा कि मैंने बताया और मेरे पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है वो छोटे शहर या गांव देहात के लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस हैं. बट जो आपने बोला कि लिमिटेशंस हमारे दिमाग में है या हमारे दिल में है और उसको ब्रेक करके कुछ भी अचीव किया जा सकता है. तो अगर उनके लिए आप कोई 2 मैसेज छोड़ना चाहें जिससे कि वो इंस्पायर हो और वो सारी लिमिटेशंस जो एग्जिस्ट करती हैं उनको बीट करके अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सकें. देखो, आज मैं आपके श्रोता जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हैं, रूरल इंडिया में हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि जो डिजिटल इंडिया है और जो इंटरनेट है, दिस हैज़ बीन अ गेम चेंजर. यस. एक किताब काफ़ी साल पहले आई थी, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट बाय सैमुअल हंटिंगटन. वो ये कहते हैं कि आज दुनिया की एक लेवल प्लेइंग फील्ड में है. ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप झुंझुनू में बैठे हो या सीकर में बैठे हो या रायपुर में बैठे हो या न्यूयॉर्क में बैठे हो, आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी है, आपको बराबर का एक्सपीरियंस मिल सकता है, आपको बराबर की सीख मिल सकती है, आपको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. आप जहाँ बैठे हो, आप वहाँ बैठे हुए आप काफ़ी कुछ ऐसा कर सकते हो जो वहाँ अवेलेबल नहीं है. सही बात है. ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो जो वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वहाँ की सोसाइटी के लिए और खुद के लिए, आपके लिए इट वर्क्स, दैट विल वर्क फॉर एवरीवन एंड दैट अल्टीमेटली विल लीड टू नेशनल बिल्डिंग. इट विल लीड टू मेकिंग अ प्राउड इंडिया एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया. सही बात है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. आप आए, आपने इतना समय दिया और काफ़ी अच्छे से बात किया, बहुत सारे इमोशनल कन्वर्सेशन भी हुए हैं, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू एवरीवन. अगर आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देखा है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं. थैंक यू. जय हिंद.